जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन में फेल हुआ अमेरिका का यह शक्तिशाली हथियार रूसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ने बना दिया कबार। जानेंगे क्या है पूरी खबर। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिकी सांसदों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को दी चेतावनी। नेतन्याहू और इजरायली अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो भुगतना होगा अंजाम। ये कैसी बौखलाहट है। इसी के साथ आपको बताएंगे तालिबान युवाओं को दे रहा नई क्लास, प्रतिबंधों के बाद भी नहीं मानी हार। तो दोस्तों सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में रूसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एक्टिव है। इस सिस्टम ने सटीक हमला करने में माहिर एक अमेरिकी हथियार को कबाड़ बना दिया है। यह हथियार अब यूक्रेन के किसी काम का नहीं है। इस बात का खुलासा खुद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने किया है। पेंटागन के अधिग्रहण प्रमुख बिल लाप्लांटे ने एक थिंक टैंक CSIS के कार्यक्रम में कहा कि यूक्रेन के लिए तेजी से विकसित किए गए हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार का एक नया जमीन से लॉन्च किया जाने वाला वेरिएंट रूसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर के कारण टारगेट को हिट करने में विफल रहा है। लाप्लांटे ने संकेत दिया कि यूक्रेन को अब हथियार में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा, जब आप लोगों को उनके जीवन की लड़ाई में कुछ भेजते हैं जो काम नहीं करता है, तो वे इसे 3 बार आजमाएंगे और वे इसे एक तरफ फेंक देंगे। हडसन इंस्टीट्यूट के एक वरिष्ठ साथी ब्रायन क्लार्क के अनुसार लाप्लांटे जिस हथियार का जिक्र कर रहा है वो उसके विवरण के आधार पर ग्राउंड लॉन्चड स्मॉल डायमीटर बम GLSDB होने की बहुत संभावना है। बोइंग के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि लाप्लांटे GLSDB का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कहा कि कंपनी ग्राउंड लॉन्च SDB सिस्टम में सर्पिल क्षमता सुधार पर रक्षा विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। GLSDB हथियार 90 मील की रेंज का दावा करता है। ये गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMRLS मिसाइलों की रेंज से दुगुनी है। इसका इस्तेमाल यूक्रेन पहले रूस के लॉजिस्टिक केंद्रों पर कहर बरपाने के लिए करता था। हथियार के लिए फंडिंग को फरवरी 2023 में मंजूरी दी गई थी और यूक्रेन कथित तौर पर फरवरी 2024 तक हथियार का उपयोग कर रहा था। हथियार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए GPS पर निर्भर करता है। इसमें एक इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम भी है जो एक्सीलरोमीटर और अन्य उपकरणों के उपयोग के माध्यम से किसी टारगेट की स्थिति का अनुमान लगाकर उस तक पहुंचती है। लेकिन ये रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विफल होने वाला ये पहला GPS गाइडेड हथियार नहीं है। मार्च में कांग्रेस की गवाही में हडसन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो डेनियल पैट ने कहा कि यूक्रेन में GPS गाइडेड एक्स कैलिबर राउंड के लिए टारगेटिंग सिस्टम नए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के सामने आने के कारण कुछ ही महीनों में 70% प्रभावशीलता से गिरकर 6% प्रभावशीलता पर आ गई। CNN ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी कि रूसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हमलों ने GMLRS मिसाइलों को भी दिशाहीन कर दिया है। मिसाइलें इसी तरह GPS द्वारा निर्देशित होती है। रूस ने GPS गाइडेड ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जो कि रेट्रोफिटेड हवाई बम है। मुख्य अमेरिकी सहायता समन्वय समूह के कमांडर ने दिसंबर में बताया, अमेरिका के अधिक सटीक क्षमताओं पर रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध एक चुनौती है। क्लार्क ने यूक्रेनी सैनिकों की एक प्रस्तुति का हवाला देते हुए कहा कि रूसी युद्ध सामग्री फेंकने के लिए GPS स्पूफर का उपयोग करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC को चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसदों ने कहा है कि अगर ICC इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित शीर्ष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है तो उसे अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका को डर है कि नेतन्याहू और उनके अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है तो इससे इजराइल और हमास के बीच जारी बातचीत प्रभावित होगी। यानी इजराइल को लेकर अमेरिका की बौखलाहट साफ नजर आ रहा है। इसके नजर में ये लोग कानून से ऊपर है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ICC के खिलाफ वारंट को तैयार किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ICC के इस कदम की निंदा कर चुके हैं। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया था। वहीं अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी कह चुका है कि ये ICC के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दरअसल नेतन्याहू से पहले ICC ने यूक्रेन पर युद्ध के आरोप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हालांकि उन्हें कोई भी देश गिरफ्तार नहीं कर सका है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ICC गाजा में हमले को लेकर
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू सहित कई इजरायली अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। इसी कारण से इजरायल अरेस्ट वारंट टालने की कोशिश कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अरेस्ट वारंट के मामले को उठा चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अपना विरोध जताया था। नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायल कभी भी अपने आत्मरक्षा के अधिकार के साथ समझौता नहीं करेगा। मिडिल ईस्ट के एकमात्र लोकतांत्रिक यहूदी देश पर यह आरोप बेहद अपमानजनक है। हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। इजरायल आतंकवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हम अपनी रक्षा करना बंद नहीं करेंगे। आईसीसी वारंट पर इजरायली कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है। मीटिंग में अरेस्ट वारंट टालने के लिए आईसीसी और दूसरे डिप्लोमेटिक अधिकारियों से संपर्क करने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा पीएम नेतन्याहू ने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से भी इस मामले में मदद मांगी थी। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है। आईसीसी का यह वारंट सदस्य देशों के लिए सलाह की तरह होता है और वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसकी वजह यह है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और विदेश मामलों में नीति बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरह ही आईसीसी भी हर देश की संप्रभुता का सम्मान करती है। अपने 20 साल के इतिहास में आईसीसी ने मार्च 2012 में पहला फैसला सुनाया था। आईसीसी ने यह फैसला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उग्रवादी नेता थॉमस लुबांगा के खिलाफ सुनाया था। जंग में बच्चों को भेजे जाने के आरोप में उसके खिलाफ केस चलाया गया था। इस आरोप में उसे 14 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की शुरुआत हुई थी। यह संस्था दुनिया भर में होने वाले वार क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। यह संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य है। आईसीसी ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान 20 साल के जंग का दौर देखने के बाद अब दुनिया को अपना खूबसूरत चेहरा दिखाने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक क्लास में करीब 30 छात्रों को टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला अधिकारों को लेकर अफगानिस्तान अक्सर पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा है। जंग से उभरने के बाद देश आर्थिक संकट, गरीब और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। इसके बाद भी टूरिज्म को देश में बढ़ावा देने की एक सकारात्मक कोशिश देश में हो रही है। हालांकि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में विदेशी पर्यटकों के आने में भारी कमी आई थी, लेकिन साल दर साल इनमें इजाफा हो रहा है। हिंसा में कमी, दुबई जैसे देशों से सीधी फ्लाइट ने उन घूमने वालों के लिए अफगानिस्तान के दरवाजे खोले हैं जो किसी मशहूर जगह की बजाय अलग जगहों पर जाना पसंद करते हैं। हालांकि इतिहास में अफगानिस्तान कभी टूरिस्ट की पसंद नहीं रहा है। तालिबान के शासन में आने के बाद ये संख्या और घट गई थी। एक डेटा के मुताबिक 2021 में देश में 691 विदेशी पर्यटक आए थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 2300 और 2023 में 7000 हो गई है। अफगानिस्तान के पर्यटक विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद सईद ने मीडिया को बताया कि चीन अपनी आबादी के कारण सबसे बड़ी टूरिस्ट मार्केट है और इसका फायदा हमें भी मिल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि एक जापानी नागरिक ने उन्हें बताया कि वो पड़ोसी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां उन पर हमला हो सकता है, तो वे हमारे यहाँ आना चुन रहे हैं। पर्यटक विभाग ने यह भी बताया कि कई देशों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिनकी वजह से हमारा वीजा मिलना बहुत मुश्किल और महंगा है। पश्चिमी देश और उनके मित्र तालिबान सरकार को मान्यता ही नहीं देते हैं। इन सब का असर हमारे टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।